अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के पहले पोर्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन के सेकंड केस को जो है वो स्टडी किया था, जो कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल के नाम से था। उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि जो मोशन होती है उस प्रोजेक्शन की किसी पार्टिकल के जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और फिर साथ ही साथ हमने इस केस से रिलेटेड जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था वो भी एंड में ड्राइव किया था। और जो पहले केस के अंदर स्प्रिंग वाले केस के अंदर हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला छोड़ दिया था, वो भी हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करके आ चुके हैं। तो अब इस पोर्शन का सिर्फ आखिरी केस हमारे पास रहता है जो कि सिंपल पेंडुलम का है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि जो मोशन होती है सिंपल पेंडुलम की वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, और साथ ही साथ इस केस से रिलेटेड जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है हम वो भी ड्राइव करेंगे। और फिर हमारा जो ये वाला पोर्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि इस पोर्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा फिर लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी का, जिसके बाद हमारा जो पहला पोर्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर नंबर 8 का वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग केस नंबर 3 को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। मतलब ये चीज़ हमने जो है प्रूफ करनी है। और किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से पिछले 2 केसेस के अंदर हम लोग ये चीज़ प्रूफ करते हुए आ रहे हैं कि जो मोशन है हमारे पास स्प्रिंग की या फिर किसी प्रोजेक्शन की उस पार्टिकल के जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जिस तरह से उन 2 केसेस के अंदर हमने ये प्रूफ किया था कि उनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सेम उसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आज ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो पेंडुलम होता है उसकी जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो सबसे पहले तो जो वर्डिंग वगैरह होती है आपके नोट्स के अंदर उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, उसको सिर्फ हम लोग जो है समझेंगे, उसको डिस्कस कर रहे हैं, लिख नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि वो आपके नोट्स के अंदर जो है वो मौजूद होगी और आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। सेम ही चीज़ लिखी हुई होगी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि सपोज़ करो हमारे पास जो है वो एक पेंडुलम है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है एक रूफ़ के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम को देखेंगे, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो सिंपल पेंडुलम सिंपली एक हमारे पास थ्रेड होती है या फिर एक जो है वो हमारे पास धागा होता है जिसके आगे हमने लाइट वेट मास जो है वो कनेक्ट किया हुआ होता है। आप एक धागे के साथ एक लाइट वेट जो है वो मास कनेक्ट करो और इसको कहीं किसी फिक्स सपोर्ट से जो है वो आप क्या बोलते हैं अटैच कर दो, फिक्स कर दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक सिंपल पेंडुलम। मतलब इसको अगर आप डिस्प्लेस करोगे इसकी मेन पोजीशन से, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करोगे इसकी मेन पोजीशन से, तो ये पेंडुलम इस तरह से जो है वो ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा या फिर मूव करना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी जो है ये देखा होगा। तो हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि इसकी जो मोशन होती है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो ये हमारे पास सपोज़ करो कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो कनेक्टेड है, और ये जो है वो हमारे पास एक लाइट वेट मास है जो हमने थ्रेड के या स्ट्रिंग के आखिरी एंड के ऊपर जो है वो अटैच किया हुआ है, और दूसरा एंड जो है वो उसका फिक्स सपोर्ट के साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो आपके पास L है, और यहाँ पे जब ये पार्टिकल जब ये बॉब होगा तो ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर होगा, मतलब इसकी जो मेन पोजीशन है वो यहाँ पे है। फिर हमने क्या किया कि इसको डिस्प्लेस किया, इसकी मेन पोजीशन से हम लोग पकड़ के लेके गए इसको और x डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इसको ले गए और यहाँ से इसको छोड़ दिया। तो जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये किस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा, कुछ इस तरह से। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो हमारे पास मोशन है, जो ये बॉब जो है परफॉर्म कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसके ऊपर फोर्सेस वगैरह कितनी लग रही हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इसको मूव करवा रही है, कौन सी ऐसी फोर्स है
कि जो इसको इस तरह की मोशन परफॉर्म करने के ऊपर मजबूर कर रही है, उसी फोर्स से फिर हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन को निकालेंगे। क्योंकि हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करते हैं वो कैसे करते हैं, इस कंडीशन से कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई बॉडी जो है वो परफॉर्म कर रही है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी कि नेगेटिव का साइन जो है वो यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितनी फोर्सेस जो है वो इस बॉब के ऊपर लग रही हैं। तो अगर इस बॉब को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें, इस पॉइंट के ऊपर कंसीडर करें, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होंगी। यहाँ पे अलग से अगर हम लोग इसको बनाएं, ठीक है, तो एक फोर्स जो होगी वो हमारे पास इसकी टेंशन की फोर्स होगी, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर जो है स्टडी करके आ चुके हैं। जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी, जिसने इसको पकड़ के रखा होगा, जो इसको जो है वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जो है मूव नहीं करने दे रही होगी। दूसरी फोर्स जो होगी वो इसके ऊपर इसकी वेट की फोर्स होगी, जो कि हम सबको पता है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो लग रही होती है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो इस कंडीशन के ऊपर इसके ऊपर लग रही हैं। और फिर हमने ये चीज़ क्या की हुई है कि इसकी वेट की फोर्स को जो है हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है। ये हमने एक्सिस ऑफ हमने अपने जो है वो एक्सिस बना लिया, एक्सिस ड्रॉ कर लिए। एक जो है वो हमारे पास ये है और एक जो है वो हम लोगों ने कुछ इस तरह से एक्सिस बना लिए, ठीक है। इसको सपोज करो कि हम लोग एक्स बोल रहे हैं और इसको जो है वो हम लोग वाई बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्सिस है और ये जो है हमारे पास वेट की फोर्स है। अब अगर इस वेट की फोर्स को हम लोग इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करें, तोड़ें, तो कंपोनेंट्स किस तरह से बनेंगे। एक कंपोनेंट जो है वो आपके पास आएगा इस एक्सिस के ऊपर और एक कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसको आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे की भी है और इनको फिर नाम दे दो। ये आपके पास एंगल बन रहा होगा, ठीक है, इसको थीटा का नाम दे देते हैं। और ये वाले हमारे पास, ये वाली जो हमारे पास इसका वेट का कंपोनेंट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ये डब्ल्यू पैरेलल है, मतलब जो कि स्ट्रिंग के साथ पैरेलल हुआ हुआ है, जो कि स्ट्रिंग के साथ पैरेलल है और इस एक्सिस के साथ जो है वो पैरेलल है। और इसको हमने नाम दिया हुआ है वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, जो कि स्ट्रिंग के साथ जो है वो परपेंडिकुलर हुआ है। मतलब ये हमारे पास वो स्ट्रिंग है और ये हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, बॉब है, और जो हमारे पास वेट का कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से है। तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर होगा, तो तभी इसको हमने नाम दे दिया कि ये वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे की है। जो एक्स है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया हुआ है। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, एल, और यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। उन दोनों को अगर आप लोग ड्रॉ कर लें अपनी आसानी के लिए, तो आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं कि एक जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। इसको दे दो नाम ए, बी और सी, ठीक है। ये आपके पास ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया और ये वाला सी हो गया, ठीक है। ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रिंग की लेंथ है जो कि एल है, और ये आपके पास जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग एक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है जो कि कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है इसका। इस पॉइंट को दे दो ये सी है और ये आपके पास जो है वो डी है और ये आपके पास ई है, ठीक है। ये दो आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। अब ये जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वेट का, ये जो है आपके पास वेट का कंपोनेंट है। वेट का कंपोनेंट नहीं मतलब असल में हमारे पास जो वेट है वो है उस बॉडी का, उस बॉब का। ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है और ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग एंगल देख रहे हैं वो ये वाला है। मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपके पास सेम होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस वाले ऑब्जेक्ट, इस बॉब का ये वाला जो कंपोनेंट है पर पैरेलल वाला,
ये टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अगर मोशन देखें इस बॉब की, तो बॉब जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है ना, वो इस एक्सिस के अंदर तो मूव नहीं कर रहा ना, इस वाले एक्सिस के अंदर ना इस तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह क्या होगी कि जो हमारे पास वेट का पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा वो बैलेंस आउट हो रहा होगा इसकी टेंशन की फोर्स के साथ, जो कि इसके स्ट्रिंग के अंदर जो है वो जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तभी जो ये वाला हमारे पास बॉब है ये इस वाले एक्सिस के अंदर मूव नहीं कर रहा, इस वाले एक्सिस के अंदर मूव नहीं कर रहा है, इस वाले एक्सिस के अंदर ये फिक्स है। मूव किस वाले एक्सिस के अंदर कर रहा है? इस वाले एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स लग रही होगी, जो नेट फोर्स लग रही होगी या फिर जो फोर्स इस बॉब को मूव करवा रही होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी इसको मूव करवाने के लिए, वो कौन सी होगी? हम लोग लिख लेते हैं कि नेट फोर्स जो है वो आपके पास किसके बराबर होगी? वेट के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के ऊपर। मतलब ये जो हमारे पास नेट फोर्स है, पूरी की पूरी फोर्स जो इसको मूव करवा रही है वो वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है जो इसको मूव करवा रहा है। और अगर वैसे भी देखें यहाँ पे, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो यही हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसका मतलब कि यही इसको वापसी मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है। जब ये यहाँ पे आ जाता है अपनी मीन पोजीशन पे, क्योंकि इसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे रुक नहीं पाता, बल्कि क्या करता है, यहाँ से मूव कर जाता है और अपनी क्या बोलते हैं मीन पोजीशन को छोड़ के इस वाले एंड के ऊपर चला जाता है। और जब इस वाले एंड के ऊपर जाता है तो इसका जो वेट का कंपोनेंट होता है वो दोबारा इसको मीन पोजीशन के ऊपर लेके आ रहा होता है। अगर यही चीज़ आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो जो वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो इसको इस तरफ खींच रहा होगा। फिर जब ये इधर आता है, फिर अपनी इनर्शिया की वजह से जो है वो दोबारा आगे चला जाता है और ये प्रोसेस जो वो चल रहा होता है। इसका मतलब कि वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इसको इस तरह से मूव करवाने पे मजबूर कर रहा है, या फिर जो इसको हमेशा मीन पोजीशन के ऊपर लेके आ रहा होता है, इसको डायरेक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ आ गई जिसको हमने आगे लेके चलना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ हमें पता है कि F जो होता है वो आपके पास ma के इक्वल होता है। और वेट का अगर ये वाला कंपोनेंट हम लोगों ने निकालना हो तो हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देख रहे हैं कि एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इस क्या बोलते हैं ये वाले हमारे पास 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो बच जाती है उसको हम लोग बेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाला अगर कंपोनेंट निकालना है, एक तो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली जो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो वेट का परपेंडिकुलर इस वाले अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें कि इन ट्राइंगल CDE इसके अंदर हमारे पास अगर हम लोग लगाएं साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? वेट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और अपॉन में जो आपके पास आ जाएगा वेट, ठीक है। फिर हमें चाहिए इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की, तो W जो है वो यहाँ पे आके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेट का परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आएगा? W साइन थीटा के। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हम लोगों ने निकाल ली। अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि F नेट की जगह पे हम लोगों ने डाल दिया है हमें इज इक्वल्स टू वेट के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वैल्यू लिख दी हमने कि ये कैसे निकलेगा? W साइन थीटा से, ठीक है। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें या फिर हम लोग इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करें और दोबारा हम लोग साइन थीटा लगाएं, ठीक है, कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड जो है वो आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो हमारे पास चीज़ है ये भी स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो है वो इलास्टिक नहीं है, वो जो है वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी जो इसकी लेंथ होगी वो L ही होगी। मतलब अगर हमने ये वाला जो स्ट्रिंग है ये
5 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये यहाँ पे आके जो है वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, वो इलास्टिक तो नहीं है, उसकी लेंथ तो उतनी रहेगी। तो यहाँ पे भी जो है वो 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ यहाँ पे भी जो है वो एल ही होगी और यहाँ पे भी जो उसकी लेंथ है वो एल ही होगी। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ये भी एल ही होगी। तो हाइपोटेन्यूज भी एल है और इसका जो आपके पास बेस बच रही होगी ये भी एल है। हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लोग एल लिखेंगे और परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स अपॉन एल। और ये हमारे पास जो है वो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है, एक्स अपॉन एल। इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, एम ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा एक्स अपॉन एल। और हम सबको पता है कि W का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, mg के इक्वल होता है W, वेट जो होता है वो mg से निकलता है। तो एम ए इज इक्वल्स टू एम जी और साथ में x अपॉन एल, और फिर m से m कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल आएगा g x अपॉन एल। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जब ये बॉब यहाँ से इस तरफ जा रहा होगा तो ये वाला जो पार्टिकल है वेट का, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो वो खींच रहा होगा। यहाँ पे दोबारा से अगर हम लोग इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। जब ये हमारे पास बॉब यहाँ पे होगा यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा होगा, तो वेट का जो हमारे पास परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो इसको इस तरफ खींच रहा होगा। और फिर जब ये बॉब इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है, इस तरफ मोशन कर परफॉर्म कर रहा होगा, तो वेट का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो इसको इस तरफ खींच रहा होगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जो वो खींच रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा शुरू से ही, जहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा था कि एफ नेट जो है वो आपके पास इक्वल है वेट के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी आना था जो कि सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा था। तो यहाँ भी आप लोग लगा सकते हो कि ये जो हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे आप लोग बता भी सकते हो उनको लिख के कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो है शोज़ दैट द मोशन इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स, कि जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, मोशन असल में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रही है। ये जो नेगेटिव का साइन है असल में ये वो शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखें तो नेगेटिव g और l को अगर हम लोग g के नीचे लिख दें और x को अकेला कर दें तो जो हमारे पास चीज़ है वो वही बनेगी। इसको हम लोगों ने जो है वो इस तरह से करके लिख दिया। अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग, अब अगर यहाँ पे देखें फाइनली, तो हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि हम अपनी मंजिल की तरफ जो है वो पहुँच चुके हैं। हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच चुके हैं और वो क्या है कि g अपॉन एल, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। g तो वैसे ही कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की वो भी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन। ये चेंज नहीं होगी क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है ये इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है, जो कि कंस्ट्रेशन के अंदर ही जो है वो हम लोगों ने बता दिया था कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये इन इलास्टिक है, आपके नोट्स के अंदर भी लिखा होगा। तो ये जो है आपके पास कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसको अगर आप डिवाइड भी कर दो तो इसकी जो वैल्यू आपके पास कांस्टेंट ही रहती है। तो हमारे पास फाइनली हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव कांस्टेंट और यहाँ पे क्या आ गया x, फिर कांस्टेंट और इज इक्वल टू का साइन अगर हम लोग हटाएं तो प्रोपोर्शनल आता है और नेगेटिव x। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रूव हो गया कि जो मोशन है ऑफ सिंपल पेंडुलम वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हैंस प्रूफ दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दी। अब लास्ट जो दो चीज़ें रह गई हैं इसकी इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, तो वो हम लोग यहाँ पे जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड
के फॉर्मूले के लिए सबसे पहले अगर हम लोग रिकॉल करें तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि टाइम पीरियड जो है वो आपके पास 2 पाई अपॉन ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे इसकी देखी वो क्या आई थी, नेगेटिव g अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है। ये अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो वो देखी थी। और एक्सेलरेशन की ही वैल्यू उस पार्टिकल के लिए जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है वो हम लोगों ने क्या निकाली थी लास्ट वाली वीडियो के अंदर, नेगेटिव ओमेगा का स्क्वायर और इंटू एक्स, ठीक है। ये वाली जो है वो हमारे पास प्रोजेक्शन वाले केस से वैल्यू निकली है और ये जो है ये भी हमने सिंपल पेंडुलम वाले केस के अंदर से निकाली है। ये वाली हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू यूज़ करने की, ओमेगा की जगह वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर ए और ये इक्वेशन नंबर बी है और यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग ए एंड बी, ए और बी को अगर कंपेयर करो तो दोनों क्योंकि एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है तो इस नेगेटिव से जो है ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और जो चीज़ हमारे पास बची ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल, यहाँ रूट लो और यहाँ भी रूट लो, यहाँ से जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी अपॉन एल। तो इस जी अपॉन एल को जो है वो अंडर रूट के अंदर जी अपॉन एल, ठीक है, क्योंकि इससे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट आपस में, यहाँ पे जो है वो रूट रहेगा। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे डालें टाइम पीरियड के फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा की जगह पे जी अपॉन एल, ठीक है। या तो फिर इसको अगर हम लोग उल्टा करके लिखें, इस तरह से लिखें कि 2 पाई डिवाइडेड बाय जी अपॉन एल, तो इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करवाना है यानी कि डिवाइड को उठा के मल्टीप्लाई करवाना है, एक ही हम लोग चाह रहे हैं कि जगह पे ये आ जाए, तो ये वाली चीज़ हमें पता है कि उलट जाएगी और बन जाएगी एल अपॉन जे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बना वो बना टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन जी, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ क्या चीज़ चाहिए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ उस स्ट्रिंग की कि जिसके साथ हमने बॉब को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। सिर्फ हमें लेंथ पता लग जाए तो हम लोग ये बता सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि वो एक वो हम अपनी जो एक वाइब्रेशन है या अपना एक साइकिल है वो कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड्स के अंदर या कितने टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट करेगा। सिर्फ एक लेंथ से हम लोग जो है वो ये बता सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये एक कंडीशन होती है कि सारी की सारी जो एयर फ्रिक्शन है या फिर जितनी भी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं हम लोग। मतलब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि कोई भी आपके पास ऐसी फोर्स नहीं है कि जो इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर रही है। उस केस के अंदर ये जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये एग्जैक्ट आपको वैल्यू देता है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ बता दो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है जिसके आगे आपने ये बॉब जो है वो अटैच किया हुआ है, तो आप लोग इसका टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और ये चीज़ आप लोग अपने घर में भी और आप अपना जो फिज़िक्स का जो प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर भी आप लोग जो है प्रूव कर सकते हो। ये क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ मेजर करो और उसको जो है वो छोड़ दो, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड होगा आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो और उसको वेरीफाई करो स्टॉप वॉच लेके। और यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना ज़्यादा मास जो है वो इसके साथ अटैच किया हुआ है। किस कंडीशन के अंदर, कि जिसके अंदर हम लोग एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी जो इसको रोक रही होगी। यानी कि आइडियल कंडीशन के अंदर हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से अफेक्ट होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से, ना ही मास से इसका कोई लेना देना है। मतलब मास आप चाहे जो है वो 1 ग्राम का लगाओ, चाहे 1000 kg का लगाओ, ठीक है, 1000 kg का लगाओ, 1 किलो का लगाओ, 2 किलो का लगाओ, 10 किलो का लगाओ,
या 1000 किलो का लगाओ, जो टाइम पीरियड होगा वो आपके पास सेम रहेगा। तो ये चीज़ भी जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/T। ठीक है, अगर टाइम पीरियड है तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हो, और अगर डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इस वाली चीज़ को जो है वो उलट दो। तो जब इसको उल्टोगे तो ये 1/2π आएगा और G/L बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम की। और फिर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि जो हमारे पास ये क्या बोलते हैं पेंडुलम है, 1 सेकंड के अंदर, 1 यूनिट टाइम के अंदर कितनी वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर सकता है, वो हमारे पास क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला और ये आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला। तो इसी के साथ साथ जो हमारे पास पहला पोर्शन था चैप्टर नंबर 8 का, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से था, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।